नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि यहाँ पे हम मोशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे, बट आज की ही क्लास के बाद से आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। राज सक्सेना भाई इसके बारे में बता चुका था। जो हमारी नजदीकी गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा है, वो एंड्रोमेडा है। छोटी गैलेक्सियां ड्वार्फ गैलेक्सियों में आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो एक बार जो हमारे द्वारा ज्ञात है, लास्ट क्लास में मैंने इसका डिस्कशन किया था राजू भाई, आप थोड़ा सा उसको देख लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आता है आप डायरेक्टली मुझसे फोन करके पूछ लेना, है ना, आपके पास नंबर है। तो भाई उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज शाम को मैं कॉलिंग पर अवेलेबल रहूंगा, तो आप पूछ सकते हैं आज शाम में। ठीक है, स्लॉट है मेरे पास आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। क्लास के अंदर आयुष का प्रवीण चौधरी, राज सक्सेना, दीपक, अजय, शुभम श्याम, ठीक है, दीपांशु, ठीक है, और आपके और भी बच्चे काफी सारे आए हुए हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को। आज के टॉपिक का हमारा नाम है द मोशन ऑफ अर्थ, या इसको अर्थ मोशन भी कहते हैं। सीधी हम हेडिंग बनाते हैं द मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, द मोशन ऑफ अर्थ हम बात करते हैं। अर्थ मोशन भी इसको कह सकते हैं, अर्थ मोशन, ये इसकी पूरी हेडिंग हो जाएगी। मतलब की बात हुई पृथ्वी के द्वारा जो मोशन किया जाता है उसका डिस्कशन यहां पर किया जा रहा है। पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली गति, इसको पृथ्वी की गति कहा जाता है। ठीक है, इसको पृथ्वी की गति कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति इसको कहा जाता है, पृथ्वी की गति। चलो जी, पृथ्वी की गति के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, पृथ्वी की गति कैसे काम करती है। तो सर अर्थ मोशन की बात की जा रही है कि अर्थ का मोशन कैसे काम कर पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो भैया देखो जी, पृथ्वी की गति के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि अर्थ का मोशन कैसे है जी, अर्थ का मोशन कैसा है जी, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। देखो, अर्थ का जो मोशन एक तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, केंद्र में सूर्य रहता है तथा सारे के सारे ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और ये इसके फाउंडर कौन है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल आपका होता है जो पृथ्वी की गति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैप्लर के जो नियम होते हैं वो प्लेनेट की घूर्णन गति के बारे में ही बताते हैं। आपने कैप्लर के लॉज भी पढ़े होंगे। वैसे मैं अगर मैं बता दूं कैप्लर के मोशन किस काम में आते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ मोशन। कैप्लर लॉ किस लिए थे? कैप्लर लॉ किस लिए थे? वो सभी ग्रहों के चाल को दर्शाते थे। जो कैप्लर सिद्धांत थे, कैप्लर के नियम जो थे, कैप्लर के सिद्धांत किस कारण से थे? कैप्लर, तो भाई ये कैप्लर के सिद्धांत थे। और कैप्लर के सिद्धांत आपके बिल्कुल अलग थे। कैप्लर सिद्धांत, कैप्लर नियम, भाई जो कैप्लर के नियम आपको दिखाई पड़ते हैं, कैप्लर के सिद्धांत आपको दिखाई पड़ते हैं, वो किस लिए होते हैं? सर कैप्लर के सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। कैप्लर सिद्धांतों में ग्रहों की, ठीक है, गति के बारे में डिस्कशन किया जाता है, प्लेनेटरी मोशंस के बारे में डिस्कशन करता है। ये प्लेनेटरी मोशन का डिस्कशन यहां पर किया जाता है। अब ये प्लेनेटरी मोशन क्या होते हैं? सिर्फ ग्रहों की गति व चाल का डिस्कशन इसमें किया जाता है। ग्रहों की गति व चाल, ग्रहों की गति प्लस चाल का डिस्कशन किया जाता है। गति प्लस चाल का डिस्कशन यहां किया जाता है कि चाल नवाबी होश खवाबी, इस तरीके का डिस्कशन यहां पे थोड़ा सा रहता है। बट पॉइंट आपका यहां पर यह है कि सारी चीजें आप कैप्लर लॉ के ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि कैप्लर के लॉ तो हर किसी की बात करते हैं। यहाँ कैप्लर के सिद्धांतों के अंदर प्रत्येक ग्रह की चाल से संबंधित नियम है। पृथ्वी के लिए यह विशेष नहीं माने जाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना। जो कैप्लर के नियम होंगे वो सभी ग्रहों के लिए हैं, पृथ्वी के लिए विशेषता नहीं है। मैंने समझाया? जो कैप्लर के सिद्धांत है यह सभी ग्रहों के लिए हैं, यह सभी ग्रहों के लिए हैं, ग्रहों के लिए हैं। ठीक है, और ये नियम है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पृथ्वी की गति। हमें गति पढ़नी है, राइट? पृथ्वी की गति पढ़नी है। तो वो किस मेथड से हम पढ़ सकते हैं? देखो, पृथ्वी की गति को कोपरनिकस ने सबसे अच्छा बताया था। तो अर्थ मोशन के जो प्रोपाउंडर है, इसके जो प्रोपाउंडर हैं, प्रोपाउंडर का मतलब होता है इसके जो प्रतिपादक हैं,
इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रोपाउंडर या इसके प्रतिपादक हो जाएंगे आपके कौन भला? इसके प्रतिपादक आपको कॉपरनिकस दिखेंगे। पूरा नाम निकोलस कॉपरनिकस हो जाएगा। पूरा नाम निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आपका नाम हो जाएगा, निकोलस कॉपरनिकस पूरा नाम हो जाएगा। तो आप इस फाउंडर को भी देख लेना, नाम है निकोलस कॉपरनिकस नाम हो जाएगा, निकोलस कॉपरनिकस। अब निकोलस कॉपरनिकस के बताया गया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा सभी ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मैं आपको एक बहुत सच बात बताता हूं कि ये सेम मोशन जो है वो आर्यभट्ट ने अपनी किताब में पहले बता दिया था। जो आर्यभट्ट आपको दिखाई पड़ेंगे, आर्यभट्ट इस चीज को पहले ही बता चुके थे। आर्यभट्ट ने भी सेम मेथडोलॉजी के द्वारा ही बताया था कि भाई सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह उसका चक्कर काटते हैं। आर्यभट्ट जी ने बताया था बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के। और ये चीज समझ में आती है पहली बार। और ये बताया ही किसने था? ये बताई आर्यभट्ट ने था। तो भाई इस पूरी की पूरी विशेषता का श्रेय तो आर्यभट्ट जी को जाना चाहिए था, परंतु लानत है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम पर जो आज भी विरासतों को हमें नहीं दिला सका। आज भी हम उन्हीं लोगों का गुणगान करते हैं जो वास्तविकता में सत्य भी नहीं है। हमें इसमें यह जरूर बताया जाना चाहिए कि इस मेथडोलॉजी की शुरुआत आर्यभट्ट ने की थी, परंतु बाद में कॉपरनिकस ने इसके ऊपर खोज करी थी। मैं उस चीज में सहमत हूं, परंतु यार आर्यभट्ट जी के नाम का ना आना यह हमारी हार को दिखाता है। याद रखना, इस कॉपरनिकस के फाउंडर के अंदर आपको बताया जाता है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र काटती है। सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर। ब्रह्मांड में सूर्य को ही केंद्र मानकर घूमती है चारों ओर। सूर्य को केंद्र मानकर चक्कर काटती है, सूर्य को केंद्र मानकर घूमती है, घूमती गेम चले, घूमती है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इस चीज को आप लिख सकते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कि पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों ओर। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, इस सिद्धांत की पहले धारणा यह थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो भूकेंद्रिक सिद्धांत था और ये हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक, हीलियो HELIO, हेलियोसेंट्रिक आपका सिद्धांत है। क्या है? हेलियोसेंट्रिक थियरी है आपकी, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है आपका ये। इसका मतलब क्या है कि सर यह हीलियो यानी जो सूर्य है उसको सेंटर हम मानना है, हेलियोसेंट्रिक, तो इसको यही बोला जाएगा हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है ये आपका। ठीक है, इसमें पता लगता है पृथ्वी जो है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक परिक्रमण गति है और एक इसकी घूर्णन गति है। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की हैं? पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हैं। यहीं पर मैं बताता हूं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। गति कितने प्रकार की है? मोशन ऑफ अर्थ कितने प्रकार के हैं? इसके दो प्रकार हैं। इसके क्या है? इसके दो प्रकार आपको नजर आएंगे, 2 टाइप्स आपको इसके नजर आएंगे। इट हैज 2 टाइप्स, it has 2 types, it has 2 types। अब इन दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहली तो घूर्णन गति है, दूसरी परिक्रमण गति है। दो प्रकार में आपको पता लगता है। पहली तो सर इसमें घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति है। पहली तो आपको घूर्णन गति दिखाई दी, दूसरी आपकी परिक्रमण गति दिखाई दी।
परिक्रमण गति दिखाई दी, परिक्रमण गति दिखाई दी। घूर्णन और परिक्रमण, ये दोनों गतियां आपको इसमें दिखाई देंगी। घूर्णन का मतलब रोटेशन, इसका मतलब रेवोल्यूशन। ये रोटेशन में है और ये रेवोल्यूशन में है, एंड रेवोल्यूशन में है, ये रेवोल्यूशन में है, रोटेशन या रेवोल्यूशन में। और ये अर्थ के, दीज आर मोशन ऑफ अर्थ, दीज आर मोशंस ऑफ अर्थ, है ये मोशंस ऑफ अर्थ है। ये पृथ्वी के चाले हैं, यानी मोशंस हैं। अब घूर्णन गति होती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही घूमती है, ठीक है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही घूमती है। ये जो घूर्णन गति है, रोटेशन है, इसमें क्या होती है, पृथ्वी जैसे मान के चलिए अपने एक्सिस पे घूमती चली जाए, घूम बराबर घूम बराबर घूम। दूसरी परिक्रमण गति होती है, सूर्य को सेंटर मान के वो ऐसे घूमती चली जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके का घूर्णन इसमें होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं जो उसकी रोटेशन मोशन होता है, जो उसका घूर्णन गति होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसी की वजह से जो सूर्य उदय है वो ईस्ट दिशा में आपको देखने को मिलता है। पृथ्वी की जो गति है वो बहुत तेज है, 1610 किलोमीटर है पर आवर, ठीक है, काफी तेज घूमती है, 1610 किलोमीटर पर आवर। आगे मैं बढ़ूं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं। जो पृथ्वी का मोशन है, जिस मोशन को हम कह रहे हैं कि सर जो घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है, मैं उसको दर्शाता हूं। घूर्णन गति, घूर्णन गति है आपका, घूर्णन गति का मतलब क्या होता है, तो रोटेशनल जो गति है, रोटेशनल जो गति है मैं उसकी चर्चा कर रहा, रोटेशनल जो गति है मैं उसकी चर्चा कर रहा। तो रोटेशनल गति के बारे में आप डिस्कशन करिएगा, और रोटेशनल गति के बारे में आप डिस्कशन करिएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष पर, ठीक है, कहां से कहां की ओर घूमती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पूर्व दिशा में घूमती है, में घूमती है, घूमती है। तो अर्थ का जो मोशन होता है वो समझिएगा। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन on its axis from west to east, west to east, वेस्ट से ईस्ट की तरफ यह अपना एक्सिस घुमाती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपना एक्सिस ये घुमाती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी हिसाब से हमें पता लगता है कि सर इसी कारण सूर्योदय पूर्व में होता है, इसी कारण सूर्योदय पूर्व में होता है, इसी कारण सूर्योदय, सूर्योदय पूर्व में होता है, पूर्व में होगा। तो सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसी कारण से सनराइज जो होता है वो ईस्ट से होता है, सनराइज जो होता है वो ईस्ट से होता है, इसी वजह से द सनराइज इज फ्रॉम द ईस्ट, सन आपका ईस्ट से राइज होता है, इसी वजह से हमें पता लगता है। अब मेरी बात को समझना, रीजन इसका यही है। अब हमें यहां से ये भी पता लगता है कि पृथ्वी की जो डिजाइनिंग फॉर्मेट है, अगर मैं यहां पृथ्वी को बनाऊं, लेट वी ड्रॉ ए अर्थ हियर, और इस पृथ्वी को मैं कुछ इस तरीके से आपका एक्सिजनल मोशन रखूं, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, ऐसे घूमेगा, और इसी वजह से जो सन उगेगा
वह जापान से निकलेगा। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। हमें समझ में आ गई बात भाई। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, सूर्य उदय के बारे में मैंने बताया। दूसरा हमें यही पता लग जाएगा कि सर इसकी चाल कितनी है, 1610 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसकी चाल की मैं बात करता हूं, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 1610 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है भाई, 1610 किलोमीटर प्रति आवर। इस अवधि को नक्षत्र कहा जाता है, इसको साइडरल डे कहा जाता है। ठीक है, इसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है। एक चक्कर को, एक घूर्णन को वन रोटेशन, जो इसका वन रोटेशन है, इसका जो एक रोटेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको नक्षत्र दिवस यानी सिड्रियल डे कहा जाता है। साइड्रियल डे इसको कहा जाता है, साइड्रियल डे। इसका मतलब है नक्षत्र दिवस, नक्षत्र दिवस इसका मतलब है, नक्षत्र दिवस इसका मतलब, साइड्रियल डे इसको कहा जाता है। ठीक है सर, जो 23 घंटे 56 मिनट के और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, राइट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में टाइम होता है। 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आपको पता है कि लीप ईयर क्यों पड़ता है? लीप ईयर के पीछे का रीजन यही है, क्योंकि हम इसको कंसीडर क्या करते हैं, हम इस साइडरल डे को कंसीडर क्या करते हैं, हम इसको कंसीडर क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम इसको कितना क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 24 घंटे का डे, 24 आवर। तो एक दिन का गैप क्रिएट हो जाता है, 4 वर्ष में एक दिन का गैप क्रिएट होता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक लीप ईयर रख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि यहां पर होता क्या है, कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्या बनेगा। देखो भाई, यहां कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, साइड्रल डे छोड़िए, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसको हम बोलेंगे सोलर डे, इसको हम बोलेंगे सोलर डे, इसको सौर दिवस कहा जाएगा। दिस बिकेम एज सोलर डे, इसको हम सौर दिवस के तौर पर याद रखेंगे, इसको हम सौर दिवस के तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखेंगे सर, हम इसको सौर दिवस के तौर पर याद रखेंगे। एक और मसला जो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, मैं उस मसले का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। बता दीजिए सौर दिवस के अंदर ही क्या चीज रहती है। देखो मेरे भाई, यही जो बचा हुआ टाइम है 24 घंटे और इसका जो गैप है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का जो गैप है, ये हर दिन लगता चला जाएगा, हर दिन लगता चला जाएगा, और 4 साल में यह एक दिन के बराबर बन जाएगा। इनका अंतर जो होता है, इनका अंतर 4 वर्ष में लगभग एक दिन का हो जाता है, 4 वर्ष में लगभग एक दिन का होता है, लगभग 1 डे का होता है, लगभग एक दिन का होगा। उस बेसिस पर ही हम कह सकते हैं इसका अंतर, क्योंकि 4 वर्ष में लगभग एक दिन का होगा, तो उसी बेसिस पर हम सिंपल तौर पे ये कह देंगे कि सर, इसी को हम ये कह देते हैं कि सर 4 वर्ष में लगभग जो एक दिन का अंतर बना है, इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानेंगे सर, इसी कारण से लीप ईयर बनती है, लीप ईयर फॉर्म होती है, लीप ईयर बनेगी। So it will create leap year. So it will create leap year. It will create leap year. Leap year. इसी कारण से लीप ईयर बन जाएगी। कोई समस्या है सर? इतनी सी भी समस्या नहीं है, आप इसको जान पाएंगे। देन हम इसके आगे बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या है, घूर्णन गति के प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन आपके क्या होंगे। देखो, अगर हम इफेक्ट ऑफ रोटेशन की बात करते हैं कि भाई घूमने से क्या फर्क पड़ जाएगा, घूमना क्या होता है मैंने आपको बताया। इफेक्ट ऑफ रोटेशन होता है कि सर घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं, घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं।
यहाँ पे इल्यूमिनेशन सर्कल आपका होता है जो इसी बेसिस पर क्रिएट होता है। तो घूर्णन के प्रभाव हम देख लेते हैं। घूर्णन के प्रभाव आपके क्या पड़ेंगे? घूर्णन के प्रभाव आपके क्या पड़ेंगे? प्रभाव आपके क्या पड़ेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ रोटेशन की चर्चा यहां पर की जा रही है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये लीजिए, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन आपका क्या पड़ेगा? सर इफेक्ट ऑफ रोटेशन में हम सिंपली क्रिएट करेंगे, दिन और रात का होना इसमें लिखा जाएगा, दिन और रात का होना इसी में आएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो आधा भाग है सूर्य की रोशनी में दिन में रहेगा। ठीक है, इसमें हम बता देते हैं पृथ्वी का आधा भाग, आधा भाग जो है, पृथ्वी का आधा भाग जो है, ठीक है, हाफ ऑफ द अर्थ इज इन सनलाइट, वो दिन कहलाएगा। हाफ ऑफ द डे इज सनलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आधा भाग, हाफ ऑफ द अर्थ सूर्य की रोशनी में है तो दिन कहलाएगा। सूर्य की रोशनी में है तो दिन, सूर्य रोशनी में है पर ये दिन कहलाएगा। और जब सूर्य की रोशनी नहीं है तो रात कहलाएगा। जब सूर्य रोशनी नहीं है, जब सूर्य की रोशनी नहीं है तो रात कहलाएगा। जब सूर्य की रोशनी नहीं तब ये क्या कहलाएगा मेरे भाई? तब ये रात कहलाएगा, तब ये रात कहलाएगा। तो डे नाइट का कॉन्सेप्ट आपका इसमें निकल कर आता है, तब इसमें डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तब इसमें डे और नाइट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ये घूर्णन के प्रभाव हैं, यही घूर्णन के प्रभाव है। ठीक है, अब एक लाइन होती है जो दिन और रात के अंदर प्रभाव बनाती है, उसको प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। उसी को हम बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत, इसको कहा जाता है, इल्यूमिनेशन सर्कल उसको कहा जाता है। ठीक है, दिन और रात की विभाजन रेखा क्या कहलाती है? इल्यूमिनेशन सर्कल कहलाती है। दिन व रात की विभाजन रेखा क्या कहलाएगी? दिन व रात की विभाजन रेखा, विभाजन रेखा क्या कहलाएगी? विभाजन रेखा। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे याद रखेंगे? दिन व रात की विभाजन रेखा को, लाइन डिवाइडिंग डे एंड नाइट, इसको इल्यूमिनेशन सर्कल बोलते हैं। लाइन डिवाइडिंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, जो लाइन डिवाइड करती है डे और नाइट को, इसको हम इल्यूमिनेशन सर्कल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन सर्कल इसको बोलते हैं, इल्यूमिनेशन सर्कल बोलते हैं। इल्यूमिनेशन सर्कल इसको बोला जाएगा। ठीक है, क्या हम बोलेंगे? इल्यूमिनेशन सर्कल इसको बोलेंगे। ओके, परफेक्ट है। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पाए होंगे। दूसरा देखो, आप देखते हैं जो कोरोलॉइस फोर्स है वो भी इसी का रीजन है, इसी का प्रभाव आपका बताता है, इसी का प्रभाव आपका कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स भी इसी का रीजन है। कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस जो प्रभाव है, कोरोलिस प्रभाव, वो भी इसी के कारण है। अब वो इस वजह से कैसे है? सर वो चीज ये ऐसे होती है कि जब आप देखेंगे यहां पर पृथ्वी को, कोरोलिस फोर्स का रीजन कुछ ऐसे बनता है। आप पृथ्वी को इस प्रकार से देखिए, इसमें आप इस तरीके से मैटर करिए और ऐसे एक एस बना दीजिए। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। इसके अंदर जो जलधारा होती है, इसमें जलधारा कहां से कहां जाती है? सर यहां या लेफ्ट से राइट की तरफ चली जाती है, और यहां ये क्या होता है? सर यहां राइट से लेफ्ट की तरफ जलधाराएं आने लगती हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। हवाएं दाईं ओर मुड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में। इसमें क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध हवा दाईं ओर जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध हवा दाईं ओर जाएंगी, हवा दाईं ओर जाएंगी, हवा दाईं ओर गई। ठीक, जबकि हम वही चीज दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें, दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं
दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें, गोलार्ध में अगर हम देखें तो इसमें हवा बाईं ओर जाएंगी, हवा बाएं ओर जाएंगी, हवा बाएं ओर जाएंगी, हवा बाईं ओर जाएंगी, बाईं ओर गई हवा, इसमें दाईं ओर गई, इसमें हवा बाईं ओर गई। तो दोनों में हवाओं का इधर उधर जाना इसमें निर्धारित तौर पर बताया गया है, विंड डायरेक्शन को बताया गया है। जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड जो होती है, ठीक है, ये ज्वार भाटा भी इसी वजह से आता है, ठीक है, तीव्रता बदलती रहती है, तीव्रता बदलती रहती है, ज्वार भाटा भी इसी वजह से आता है, याद रखना, ठीक है। हाई टाइड्स इन द सी इसी वजह से होती हैं। अब ये कैसे होती है, देखो घूर्णन गति के कारण ज्वार भाटा दैनिक और अर्धदैनिक आवर्ती प्रभावी है, इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा और तीव्रता बदलती रहती है, ठीक है। तो वो चीज भी आपको मैं समझाना चाहूंगा कि सर ज्वार भाटा का भी मेन प्रभाव यहीं पर है, ठीक है, ज्वार भाटा पर प्रभाव होगा, हाई टाइड पर इंपैक्ट होगा, ज्वार भाटा पर प्रभाव, हाई टाइड इंपैक्ट होगा, भाटा प्रभाव, हाई टाइड इंपैक्ट भी इसी वजह से होगा। हाई टाइड, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों का बनना, समुद्र में बड़ी लहरों का बनना, बड़ी लहरों का बनना, बड़ी लहरों का बनना वो भी इसी के थ्रू आता है। और बताओ कैसे हैं आप? मुस्कान कह रही है क्लास रुकी हुई है, कोई और भी है जिसको क्लास रुकी हुई लग रही है? अरे हरा मानोगे नहीं मानोगे? ठीक है। चलो कोई नहीं, कुछ बच्चों को इशू हो रहा हो, सब ठीक चल रहा है। अगर मैं सच बताऊं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज वाईफाई भी नहीं पढ़ा रहा, आज मैं फोन के हॉटस्पॉट से पढ़ा रहा हूँ ठीक है, हो क्या गया था कि वाईफाई में आ रहा था इशू, इसलिए आपकी ये क्लास कल नहीं चल पाई थी इस वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं जो पृथ्वी का जो आपका एनुअल मोशन होता है या रेवोल्यूशन होता है, परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण की बात करते हैं। तूफान की तरह चल रही है, आय हाय हाय, पृथ्वी परिक्रमण की बात करते हैं, यहां हमें पता लगता है पृथ्वी परिक्रमण, पृथ्वी परिक्रमण का मतलब होगा रेवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका एनुअल मोशन कैसा है, एनुअल मोशन कैसा है, एनुअल मोशन, अब एनुअल मोशन कैसे होता है, देखो बीच में तो झमाझम झा सूर्या, सूर्या भाई, बीच में तो आपको सूर्या भाई दिखाई देंगे, सूर्या भाई के पास अब आपको सबसे नियर बाई जो ग्रह दिखाई देगा वो कौन होगा सर, इनके नियर बाई जो सबसे नजदीक में ग्रह आपको दिखाई देगा वो बुध दिखाई देगा, और इनके नियर बाई आपको बुध दिखाई देगा, राइट, यस सर। उसके बाद आपको दिखाई देगा वीनस नाम का प्लैनेट, फिर आपको वीनस नाम का प्लैनेट दिखाई देगा, और इसके बाद आपको दिखाई देगा अर्थ नाम का प्लैनेट, इसके बाद आपको दिखाई देगा अर्थ नाम का प्लैनेट। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये थोड़े से इधर कर लेता हूं, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाया कि क्या चीज आपकी कैसे दिखाई देगी, बहुत ही बेहतरीन। कोई दिक्कत की बात है सर? कतई भी नहीं है। समझ पाए सर? बिल्कुल समझ पाए। ये आपका सूर्य है भाई, ये आपके सूर्य भाई, सूर्य भाई के आसपास ही ये लोग चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है, ठीक है।
परफेक्ट है। तो यहाँ छोटे छोटे प्लेनेट मैंने बना दिए कि जैसे मान के चलो ये मरकुरी बन गया, ये आपका वीनस नाम का प्लेनेट बन गया, और ये बन गया हमारा अर्थ नाम का प्लेनेट। ये हमारा बन गया अर्थ। इसको हमने क्या नाम दिया है सर? इसको हमने अर्थ नाम दिया है। यही है मेरे भाई आपकी पृथ्वी, अर्थ। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो इस प्रकार से है। तो पूरी चक्कर को पूरा करना ये रोटेशन मेथड होता है। इसका जो मोशन होता है वो इलेप्टिकल मोशन होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो पृथ्वी का परिक्रमण इसका इलेप्टिकल पाथ होता है, इलेप्टिकल पाथ पे घूमती है, इलेप्टिकल पथ, दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। हमें यहां से समझ में आया कि सर ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। इलेप्टिकल पथ का मतलब ही होता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन इसका रहता है, घूर्णन इसका रहता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इसका घूर्णन रहता है। ठीक है सर। तो दैट लाइक मोशन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट, इसको हम बोलते हैं मोशन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट, मोशन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट, मोशन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में इसका मोशन रहता है। परिक्रमा पूरी करने में समय कितना लगता है? 365 दिन। परिक्रमा पूर्ण करने में समय क्या लगता है? परिक्रमा पूर्ण करने में समय कितना लगता है? टाइम कितना लगेगा जिसमें ये अपना पूरा का पूरा मोशन पूरा कर ले? वन राउंड को टेक करने में इसको समय कितना लगेगा? वन राउंड को 365 दिन लगेंगे, 365 डेज लगेंगे, 365 दिन। साथ में 5 घंटे 48 मिनट, साथ में 5 आवर एंड 48 मिनट्स लगेंगे। ये वही एक्स्ट्रा टाइम है जो किस वजह से क्रिएट होता है? तो ये वही एक्स्ट्रा टाइम है जो घूर्णन की वजह से क्रिएट हो जाता है। साथ में आप याद रखना ये लगभग 6 घंटे का समय है जो 4 साल में एकत्रित होकर 24 घंटे बन जाता है। ये कितना समय है? दिस इज अबाउट, अब अगर मैं इसी में हर साल क्रिएट होगा 4 की मल्टीप्लाई करूं तो ये अप्रोक्स 24 आवर्स हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा। और यही जो मेरे भाई 24 आवर है, यही 24 आवर लीप ईयर क्रिएट करता है, लीप ईयर क्रिएट करता है। और 4 साल के बाद इसलिए करता है, 4 ईयर गैप इसलिए ही होता है। एक अगला लीप ईयर आने में 4 वर्ष का गैप इसी कारण से लगता है। ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? 29.78 किलोमीटर पर सेकंड। स्पीड देखो भाई, तुम स्पीड देखो, स्पीड 29.78 किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड। ठीक है, याद रखें। अच्छा, पृथ्वी के बारे में मैं बताऊं, ये अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है अपने एक्सिस पर? 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से दिन रात जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब सर्दियों में दिन अलग, गर्मियों में रात अलग, दिन अलग। अपने एक्सिस पे पेंट है, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री। ये टिल्ट है अपने एक्सिस पर, अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। ठीक है, अपनी धुरी पर झुकी हुई है, धुरी पर झुकी हुई है, अपनी धुरी पर झुकी है। और चूंकि ये धुरी पर झुकी है तो वो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इट्स अबाउट 23.5 डिग्री। तेईस 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुकी हुई है।
ठीक है, याद रखेंगे। और इसी वजह से दिन रात अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसके झुके होने के कारण इफेक्ट आप देख लीजिए। पहला इफेक्ट होता है इसका इक्विनॉक्स। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण आप समझ लीजिए प्रभाव, पृथ्वी परिक्रमण प्रभाव आप देख लीजिएगा। पृथ्वी के परिक्रमण प्रभाव, परिक्रमण प्रभाव आप समझ लीजिएगा। इसके रोटेशनल इंपैक्ट या इंपैक्ट ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। इंपैक्ट ऑफ रोटेशन की बात करते हैं कि इसका रोटेशन का इंपैक्ट क्या होता है। पहला होता है इक्विनॉक्स, पहला होता है इक्विनॉक्स, विषुवत। इक्विनॉक्स होता है, इसका मतलब होता है विषुवत। और अब विषुवत का मतलब क्या है भाई, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? सर इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री पर पड़ती हैं। अर्थ स्ट्रेट लाइन ऑन 0 डिग्री, अर्थ स्ट्रेट रे ऑन 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब पृथ्वी की जो किरणें हैं वो सीधी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़े। पृथ्वी की सीधी किरणें, पृथ्वी की सीधी किरणें पृथ्वी की सीधी किरणें किरणें भूमध्य रेखा पर पड़े, भूमध्य रेखा पर पड़े, भूमध्य रेखा पर पड़े। तो पृथ्वी की जो सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़े, तब जब पड़ती है तो 0 डिग्री लैटिट्यूड इसको बोलते हैं। वी कॉल इट 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़े, वो हमें समझ में आता है। तो ऐसे क्या होता है, दिन रात बराबर हो जाती है। तो दिन और रात बराबर हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, दिन व रात का बराबर होना, बराबर, जितना दिन उतनी रात। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर आपको हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर आपका हो जाएगा स्प्रिंग एक्विनॉक्स और ऑटमनल एक्विनॉक्स। एक हो जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाएगा। और सितंबर मंथ में कौन सा हो जाएगा, ऑटमन एक्विनॉक्स, ऑटमन, ऑटमन इक्विनॉक्स हो जाएगा, ऑटमन। ठीक है, ये वसंत, ये शरद, ये वसंत विषुवत होता है, वसंत विषुवत, विषुवत, और ये शरद विषुवत हो जाएगा, ये शरद विषुवत हो जाएगा, शरद। ये वसंत है और ये शरद है। ठीक बात है, कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं समर सोलिस्टिक, भी इसकी वजह से होता है, सोल्स्टिस ऑफ द समर। इक्विनॉक्स के बाद हम बात करते हैं समर सोल्स्टिस, भी इसकी वजह से होता है। अगला पॉइंट होता है इसमें समर के लिए, समर सोल्स्टिस भी इसकी वजह से होता है। इसका मतलब क्या होता है वैसे, इसको उत्तरी अयानांत इसको कहा जाता है, उत्तरी अयानांत, अनांत इसको कहा जाता है, अनांत। इसको हम उत्तरी अनांत के तरह कैसे जानते हैं, जो 21 जून को होता है। किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती है। ये कब होता है, 21 जून को होता है। किरणें कहां होती हैं, किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ेगी,
पड़ेंगी, किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी 21 जून को। और हमें सिंपल समझ में आएगा, इस दिन दिन बड़ा और रात छोटी होगी। इस दिन दिन बड़ा और रात छोटा। नॉर्थ में अलग होगा, नॉर्थ उत्तरी हेमिस्फीयर में अलग होगा, उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर में अलग होगा, स्फीयर में अलग होगा, और दक्षिणी हेमिस्फीयर में अलग होगा, हेमिस्फीयर में अलग होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, मेरी बात को समझना, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में यहां ग्रीष्म अयनात होगा, दिन बड़ा रात छोटी, ठीक है। दिन बड़ा रात छोटी, यहां क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात, बड़ा डे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रात सबसे छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन होगा, छोटा डे होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी रात यहां पर होगी, तो इसको समर सोल्स्टिस बोलेंगे। फिर विंटर सोल्स्टिस होगा, वहां पर किरणें बिल्कुल अपोजिट में आपकी पड़ेंगी, ठीक है। किरणें आपकी बिल्कुल अपोजिट पड़ेंगी। ये 22 दिसंबर को होता है विंटर सोल्स्टिस, इसको बोलते हैं। विंटर वाला आपका पड़ता है, तीसरा पॉइंट है विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। इसको बोलते हैं शीत अयनात या दक्षिणी अयनात, इसको बोलते हैं अयनात, इसको बोलते हैं। ये होता है 22 दिसंबर में, इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इसमें मकर रेखा पर सूर्य किरण सीधी, मकर रेखा पर सूर्य किरण सीधी पड़ती है, सूर्य किरण सीधी पड़ती है, ठीक बात। सूर्य किरण सीधी मकर रेखा पर पड़ेगी। हमें समझ में आता है कि सर सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात, बड़ी रात, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात, सबसे स्मॉल रात। यह आपको यहां पर पता लगता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या होगी, ठीक है। आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है, और इसी चीज को आप जान पाएंगे। अच्छा, एक और चीज होती है एफिलियन और पेरिलियन। एफिलियन और पेरिलियन भी आपको थोड़ा सा होती है, ठीक है। और एक सिजगी भी होती है, लूनर एलिप्स भी होते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आपके और हैं, उनको और देख लेते हैं। एफिलियन और पेरिलियन क्या होते हैं, पहले ये बताओ, ये समझ में आया मामला? इस मामले में कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई? एफिलियन और पेरिलियन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, और आज आपके दोपहर में 2 बजे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चलेगी अब से रोज, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी आपकी खत्म हो गई है। इस टाइम में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट ऐड कर दूं, ठीक है। हालांकि ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो चुका है। स्टार्ट करता हूं इससे आगे। एफिलियन और पेरिलियन क्या होते हैं? सर, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी दूर है, इस चीज को लेकर आपके एफिलियन और पेरिलियन बनते हैं। ये है भाई आपका एफिलियन और पेरिलियन। एफिलियन और पेरिलियन, ये है क्या एफिलियन और पेरिलियन? देखो, पेरिलियन का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। देखो, पैर आपके पास है, आपके पैर आपके सबसे नजदीक हैं, तो पेरिलियन है। लगभग 147 मिलियन किलोमीटर यानी 91.4 मिलियन माइल्स है। 3 जनवरी को होता है। एफिलियन जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, 4 जुलाई को होता है, 152.1 मिलियन किलोमीटर या 94.5 माइल्स होती है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक लाइन होती है, इसको एप्साइड बोलते हैं। एप्साइड होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, एप्साइड होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। एफिलियन और पेरिलियन के बारे में थोड़ा समझना।
देखो यार, एफिलियन का मतलब होता है सबसे दूर, पेरिलियन का मतलब होता है सबसे नजदीक। ये मान के चलो ये सूर्य है। अब यहां पे क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट नाइट है, शॉर्टेस्ट नाइट है, तो शॉर्टेस्ट नाइट होने की वजह से ये 152.1 मिलियन दूर है, क्योंकि सूर्य नजदीक है। लॉन्गेस्ट नाइट की वजह से क्योंकि सूर्य दूर है, इसको पेरहिलियन बोलते हैं। ठीक है, ये पेरहिलियन है और ये एफिलियन है। पेरिलियन में सबसे कम डिस्टेंस है, एफिलियन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। अब आप एफिलियन और पेरिलियन भी जान पाए, पेरहिलियन भी जान पाए। इसके बाद होता है आपका सिजगी। सिजगी क्या होता है समझिएगा। देखिए यार, सिजगी भी समझ लो, सिजगी भी जरूरी है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में हो, युति, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में है, एक स्थिति साम्यावस्था की होती है। विद्युति, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में है, इसमें सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य, अब देखो दोनों में डिफरेंस है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इसको युति बोलते हैं। ये अमावस्या के दिन इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, सूर्य ग्रहण इसमें हो सकता है। अब आता है आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं सीधे तौर पर जिनको इसको बोलते हैं बेसिकली सूर्य ग्रहण होता है ये। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। देखो अब यहां पे स्थिति क्या है, ये है कंजक्शन, इसे युति बोलेंगे। ये युति है। ये क्या है मेरे भाई, ये युति है, कंजक्शन है ये। दिस इज कंजक्शन, कंजंक्शन है, ये युति है। ठीक, विद्युति कब होता, जब सूर्य यहां होता। अगर सूर्य यहां होता तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होता, उसको विद्युति बोलते। ठीक है, उसको हम विद्युति बोलते हैं, उसको हम विद्युति बोल सकते थे। इसमें इस प्रकार से सूर्य एलिप्स बनता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर जस्ट ऑपोजिट हो जाए देन क्या होगा भाई, यहां सूर्य ग्रहण पड़ता है, अगर जस्ट अपोजिट हो जाए तो यह ऐसा बनेगा। तो यहां से जो लाइट होगी वो थोड़ी थोड़ी लाइट ही मून के पास पहुंचेगी। उम्ब्रा, कभी कभी वो लाल भी इसी वजह से दिखता है। यहां दिखाई देगा तो सूर्य ग्रहण नॉर्मल वाला है, बीच में दिखाई देगा तो सूर्य ग्रहण लाल वाला है, बहुत हैवी है। इसको विद्युति बोलते हैं। इसको विद्युति बोला जाता है। ठीक है, विद्युति इसको बोलते हैं, अपोजिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यहां आके आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मुझे पढ़ाना है आप लोगों का एक और खास चैप्टर, जिस चैप्टर को हम किस नाम से जानते हैं सर, जिसको हम जानते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप आज शाम के लिए रेडी रहना। ठीक है, कल मिलते हैं अब आपसे, कल मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना भाई। ठीक है, कल मिलते हैं। कोई समस्या हो पूछ लो, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पीडीएफ मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है, हाथ से मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को संभाल पाए, आप समझ रहे हैं कि क्या है। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।